माउंट कार्टरडिन सर्दियों के चरम समय में बिल्कुल भी मेहमान नवाज जगह नहीं है। बैक्सटर स्टेट पार्क के ऊपर उठती हुई ये मेन की सबसे ऊंची चोटी है और अच्छे हालात में भी इसकी चढ़ाई बहुत बेरहम होती है। लेकिन जब सर्दी पूरी तरह इस पहाड़ पर कब्जा कर लेती है तो ये जगह पूरी तरह अनिश्चित और जरा भी माफ न करने वाली दरिंदा बन जाती है। अनुभवी हाइकर्स इन कहानियों को अच्छी तरह जानते हैं। अचानक आने वाले तूफान जो हाइक कर रहे लोगों को फंसा लेते हैं। बिना कोई निशान छोड़े हाइकर्स गायब हो जाते हैं। अजीब सी आवाजें आती हैं जिन्हें अनुभवी पार्क रेंजर्स भी बेचैन हंसी के साथ टाल देते हैं। मेरा दोस्त बेन और मैं पहले भी खतरनाक इलाकों को पार कर चुके थे। हम हाई स्कूल के ज़माने से दोस्त थे और वर्मोंट के रॉकीज से लेकर एडिरोंडेक की चोटियों तक हाइक कर चुके थे। माउंट कार्टरडिन हमारी अगली चुनौती थी। हमने मिड जनवरी के लिए बहुत सोच समझकर योजना बनाई और खुद को पहले से थोड़ा और आगे पुश करने का सोचा, शायद कुछ ज़्यादा ही आगे। जिस सुबह हम रोरिंग ब्रुक पहुंचे, आसमान पहले से ही भारी था और ठंडी हवा थर्मल कपड़ों की परतों को चीरती हुई हमारी तैयारी का मजाक उड़ा रही थी। ट्रेल हेड पर तैनात रेंजर ने हमारे चेहरों को ध्यान से देखा और फिर हमारी योजना पर नजर डाली। तुम लड़कों को पता है ना, आज रात भयानक तूफान आने वाला है। उसकी नजरें ठहर गईं, जैसे हमारे इरादों को तोल रही हों। बाहर और कोई नहीं है, कुछ ही मिनटों में विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो सकती है। उसकी बात का बेन ने भरोसे से जवाब दिया। हम तैयार हैं। अगर कुछ बुरा हुआ तो चिमनी पॉन्ड पर रुककर तूफान के निकलने का इंतजार करेंगे। बेन की बात सुनकर रेंजर ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन आखिरकार मान गया। हमने लॉगबुक पर साइन किए, ये मानते हुए कि अगर तूफान में फंस गए तो रेस्क्यू शायद मुमकिन ना हो। और फिर बिना किसी तामझाम के हम निकल पड़े। ट्रेल पर पहला कदम रखते ही सन्नाटा हमें निकल गया। चारों तरफ एक भारी दबाव डालने वाली खामोशी फैली हुई थी, जिसे बस हमारे बूट्स के बर्फ पर चरमराने और पतले चीड़ के पेड़ों से गुजरती हवा की सिसकारी ही तोड़ रही थी। कार्टरडिन की ढलानें ऊपर तक फैली हुई थी। हम बढ़ती बर्फ को चीरते हुए घंटों तक धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, जब तक हम चिमनी पॉन्ड के पास एक रिज तक नहीं पहुंच गए। वहां पहुंचकर अचानक बेन रुक गया और ट्रेल से हटकर बर्फ में किसी चीज को घूरने लगा। हे माइल्स, जरा यहां आकर देखो, उसने मुझे पास बुलाते हुए कहा। वहां बर्फ में एक अकेला स्नोशू का निशान था, हमारे निशानों से कहीं बड़ा, जो ट्रेल से हटकर एक जमे हुए दलदल के किनारे जाकर अचानक गायब हो गया। उसके आसपास ना तो आने के और निशान थे और ना ही जाने के। बिना किसी वजह के ही मेरा पेट हल्का सा ऐंठ गया। मैंने धीरे से कहा, शायद कोई वापस मुड़ गया हो। मेरी बात सुनकर बेन ने शक भरी नजर से सर हिलाया। इतने खराब मौसम में यहां ऊपर कोई इतना बड़ा, वो भी अकेले? हमारे इस सवाल का कोई जवाब नहीं था और हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। देर दोपहर तक चिमनी पॉन्ड हमारे सामने था। वो जगह एकदम सफेद, उजाड़ और पूरी तरह खाली थी। हमने अपना टेंट लगाया और उसी के अंदर सिमट गए, लेकिन बाहर हवा तेज होती जा रही थी और बर्फ टेंट की पतली दीवारों पर थपेड़े मार रही थी। रात तेजी से उतरी और पूरे पहाड़ को निगल गई। कई घंटों बाद रात को करीब 3 बजे किसी आवाज ने मुझे झटके से जगा दिया। मेरे कान तेज हवा के शोर में उस अजीब आवाज को समझने की कोशिश कर रहे थे। टेंट के ठीक बाहर गहरी, धीमी, लयबद्ध सांसों की आवाज आ रही थी। मैंने बिना आवाज किए बेन को जगाया और होठों पर उंगली रख दी। उसकी आंखें झट से खुल गईं। मैंने फुसफुसाकर पूछा, तुम ये आवाज सुन रहे हो? बेन ने ध्यान से सुना और आवाज समझते ही उसकी सांस अटक गई। फिर धीरे धीरे हमने टेंट का फ्लैप खोला और तूफान में टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखा। बस हवा में उड़ती हुई बर्फ हमारे टेंट के चारों तरफ घूम रही थी।
और बर्फ पर हमें कोई निशान नहीं दिखे। बैन वापस अंदर आया और वो साफ तौर पर घबराया हुआ था। ये क्या था माइल्स? ये आवाज किसकी थी? मेरे पास उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। हमारी सांसें टेंट के अंदर भूतिया बादलों की तरह दिख रही थी। उस रात हम में से कोई भी फिर सो नहीं पाया और हम चुपचाप सुबह का इंतजार करते रहे। सुबह तक वो सांसों की आवाज बंद हो चुकी थी। बाहर की दुनिया रोशन लेकिन बेजान थी। जब हम कॉफी बना रहे थे और जबरदस्ती कुछ खाने की कोशिश कर रहे थे, बैन ने उस आवाज को तर्क से समझाने की कोशिश की। यहां हवा के पैटर्न अजीब हरकतें कर सकते हैं। शायद हवा की वजह से वैसी आवाज आ रही थी। हालांकि हम दोनों इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। तूफान और बिगड़ रहा था। सफेद बर्फ की चादरें लगभग पूरी तरह नजारा ढक चुकी थी। फिर भी हमने एक रात और रुकने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि सुबह तक मौसम साफ हो जाएगा। हम दोनों उस भारी लगातार डर को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काटाडिन की परछाई पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी और मुझे यह एहसास छोड़ ही नहीं रहा था कि हम वहां अकेले नहीं हैं। अगले दिन हम ज्यादा देर टेंट से बाहर नहीं निकले। तूफान और उग्र हो गया था। बर्फ जोर जोर से नायलॉन की दीवारों पर टकरा रही थी और कुछ फीट से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तापमान लगातार शून्य से काफी नीचे गिर रहा था। हाईटेक कपड़ों की कई परतों के बावजूद ठंड मेरी हड्डियों के अंदर तक उतर गई थी। दोपहर के शुरुआती समय में मुझे मजबूर होकर बाहर जाना पड़ा। मेरे शरीर का हर हिस्सा उस तूफान में जाने से मना कर रहा था, लेकिन जरूरत जीत गई। मैंने टेंट का फ्लैप खोला और उसी पल में पछता गया। हवा किसी ठोस चीज की तरह मुझ पर टूट पड़ी और मेरे फेफड़ों से हवा छीन ली। मैं लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा, अंधा सा होकर उस बर्फीले झोंके में घुसता चला गया। और तभी जैसे ही मैं चीड़ के पेड़ों की तरफ मुड़ा, मैं वहीं जम गया। मेरी रगों में खून जम सा गया। करीब 50 गज दूर एक हिरन की लाश खड़ी थी। जी हां, पड़ी नहीं थी, खड़ी थी। पूरी तरह जमी हुई थी और अपने पैरों पर सीधी खड़ी थी। उसका सर अजीब कोण पर मुड़ा हुआ था। उसकी काली आंखें खुली हुई थीं, जो बर्फ की परत से जमी हुई थी। बर्फ उसकी चमड़ी से चिपकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहीं खड़े खड़े मर गया हो। और सच में वो बहुत डरावना लग रहा था। मैंने चिल्लाकर बैन को आवाज लगाई। वो टेंट से बाहर आया और मेरा चेहरा देखते ही सतर्क हो गया। क्या हुआ? मैंने बिना कुछ कहे उस लाश की ओर इशारा किया। उसने आंखें सिकोड़ कर देखा और फिर उसकी आंखें फैल गईं। क्या वो हिरन है? हम धीरे धीरे उसके पास गए। हमारे बूट्स के नीचे बर्फ चरमराती रही। हम जितना उसके पास पहुंचे वो उतना ही भयानक लगता गया। उस जानवर पर कोई जख्म नहीं था, कोई खून नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं जो बताए कि वो वहां कैसे और क्यों पहुंचा। सीधी खड़ी जमी हुई हिरन की लाश मेरे पेट में डर की एक ठोस गांठ बना गई। बैन ने फुसफुसाकर पूछा, ये किसने किया होगा? और मैंने जवाब में कहा, या किस चीज ने किया होगा। बैन ने सर हिलाया और उसकी नजरें पेड़ों के बीच दौड़ने लगीं। शायद कोई मजाक कर रहा है, कोई शिकारी या कोई और। शायद ये पहले से मरा हुआ होगा। इस बात पर मुझे भी उतना ही यकीन था जितना उसे था, यानी बिल्कुल नहीं। लेकिन हम दोनों ही दूसरे ख्याल के बारे में सोचना नहीं चाहते थे। हम तुरंत मुड़े और तेजी से टेंट के अंदर लौट आए। उस दिन भी रात बहुत जल्दी आ गई। अंधेरा पूरी तरह घना और बेरहम हो गया था। करीब 9 बजे किसी चीज ने टेंट को हल्के से दबाया और टेंट का कपड़ा अंदर की ओर धंस गया। बैन की आंखें डर से एकदम फैल गईं। उसने भरी हुई आवाज में फुसफुसाया, ये हवा नहीं है। फिर से दबाव पड़ा, इस बार और ज्यादा ताकत से।
मेरी सांस गले में अटक गई। बाहर भारी कदम सोच समझकर टेंट के चारों ओर धीरे धीरे चल रहे थे। हर कदम में वजन था। पतले टेंट के पार भी साफ सुनाई दे रहा था। बैन ने कांपती आवाज में कहा, हमें बाहर जाकर देखना चाहिए। लेकिन हम में से कोई नहीं हिला, क्योंकि डर ने हमें वहीं जकड़ लिया था। आखिरकार कदमों की आवाज थम गई और उसकी जगह फिर वही भयानक सांसों की आवाज आई, धीमी, गहरी और साफ तौर पर बहुत करीब। आधी रात की थोड़ी देर बाद बैन नींद में बेतुकी बातें बुदबुदाने लगा। मैंने उसे झकझोर कर उठाया और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई और मेरा डर और बढ़ गया। उसने धीमे से कहा, तुमने सुना क्या? बाहर कोई मेरा नाम पुकार रहा है। मैंने उसके कंधे कसकर पकड़ लिए। बैन, मेरी बात सुनो, बाहर कोई नहीं है और हमें शांत रहना होगा। लेकिन वो सर हिलाता रहा। वो हल्की सी मुस्कान अब भी उसके चेहरे पर थी। वो बोल रहे हैं कि वो मुझे कुछ दिखाना चाहते हैं। उसके ये कहते ही मैंने टेंट की दीवारों को फिर से अंदर की ओर दबते हुए महसूस किया, इस बार ज्यादा जोर से, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज जानबूझकर उससे रगड़ खा रही हो। मेरा दिल सीने में पागलों की तरह धड़कने लगा। हम सुबह होने तक जागते रहे, खामोश उथली सांसें लेते रहे, इंतजार करते रहे कि जो भी बाहर है वो चला जाए। जब फीकी सी सुबह की रोशनी टेंट के अंदर आई, मैंने अपने बूट्स की ओर हाथ बढ़ाया। मैंने बैन से घबराकर कहा, हमें इस पहाड़ से अभी निकलना होगा। लेकिन वो हिला तक नहीं। वो वहीं बैठा खाली नजरों से किसी चीज को घूर रहा था। उसके होठों पर धीरे धीरे एक खोखली मुस्कान फैल गई। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, वो चाहता है कि मैं देखूं। उसकी आंखें कहीं और बिखरी हुई थीं और इससे पहले कि मैं उसे पकड़ पाता, बैन खड़ा हुआ और नंगे पांव टेंट से बाहर बर्फ में चल पड़ा। मैं चीख पड़ा, बैन रुको, और उसके पीछे भागता हुआ बाहर निकल गया। लेकिन जब मैं बाहर पहुंचा, चारों ओर अंधी बर्फ घूम रही थी और वो तूफान में गायब हो चुका था। घबराहट मेरे सीने में उफान मार गई और बाकी सब कुछ दब गया। मेरा दिमाग चिल्ला रहा था, उसका पीछा करो, बहुत देर होने से पहले उसे वापस खींच लाओ। लेकिन बर्फ सब कुछ निगल रही थी। शुरुआत में उसके पैरों के निशान थे, लेकिन फिर वो ऐसे उलझे हुए घुमाव में बदल गए जिनका कोई मतलब नहीं बनता था। बैन के पैरों के निशानों के बीच लंबे और चौड़े गड्ढे भी थे। नंगे पांव के निशान गहरी बर्फ में धंसे हुए थे और उसके साथ साथ चल रहे थे। ठंड मेरी उंगलियों में दर्द की तरह चुभ रही थी, लेकिन एड्रेनलिन ने मुझे सुन्न रखा। मैं गहरी होती बर्फ में लड़खड़ाता रहा, उसका नाम चिल्लाता रहा, जब तक मेरा गला छिल सा नहीं गया। तूफान की बेरहम हवाओं ने हर आवाज को दबा दिया था। 10 मिनट की बेतहाशा कोशिश के बाद निशानों को फॉलो करना नामुमकिन हो गया था। वो एक दूसरे पर चढ़े हुए थे, गोल गोल घूमते हुए रास्ते काट रहे थे, जैसे बैन किसी चीज का पीछा कर रहा हो या कोई चीज उसका पीछा कर रही हो। मैं रुक गया, कांपता हुआ, पूरी तरह थका हुआ। मेरी पलकें बर्फ से जम गई थी। मैं जानता था कि यूं ही तूफान में आगे बढ़ना मौत को न्योता देना है। मेरा दोस्त बाहर था, पागलपन भरे तूफान में खोया हुआ था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। जिंदा रहने का मतलब था पीछे हटना। मैंने खुद को टेंट की ओर घसीटा, जो अब घूमती सफेदी में बस एक छोटा सा नीला धब्बा था। लेकिन टेंट के पास पहुंचते ही मेरा दिल उछल पड़ा। हमारे कैंप के ठीक सामने वो हिरन की लाश फिर से सीधी खड़ी थी। उसका सर भयानक ढंग से एक तरफ मुड़ा हुआ था। मरी हुई आंखें सीधे मुझ पर जमी हुई थीं। इस बार बर्फ उसकी फर पर हल्की सी जमी थी, जैसे अभी अभी डाली गई हो। मेरी सांस फेफड़ों में ही जम गई
ये ना कोई मजाक था, ना कोई इत्तेफाक। किसी राक्षसी चीज ने सोच समझकर ये सब सजाया था। मैं तेजी से हिला और टेंट से अपना सामान उठाया और चिमनी पॉन्ड को पीछे छोड़ दिया। नीचे की उतराई बेरहम थी। हर कदम मेरी ताकत की परीक्षा ले रहा था। बर्फ तेजी से जमा हो रही थी। पहचानी जगह छिपती जा रही थी। ट्रेल बर्फ और पाले से ढकी चट्टानों की एक खतरनाक भूल भुलैया बन चुकी थी। मेरी उंगलियां भयानक ठंड से जल रही थी और फिर धीरे धीरे सुन्न हो गई। मेरे पैरों की उंगलियां भी सुन्न हो गई थीं। घंटे बेबसी के धुंधलेपन में बीतते चले गए। हर आवाज डरावनी लगने लगी। किसी डाल का टूटना, दूर की खाइयों से करहाती हवा, ऊपर डालों से गिरती भारी बर्फ। नजर के कोनों पर परछाइयां हिलती डुलती रहीं और मेरे देखने पर गायब हो जाती। मेरी रफ्तार कम होती गई। कमजोरी मुझ पर हावी हो गई। मेरा सांस लेना भी नामुमकिन सा लग रहा था। बर्फीली हवा से फेफड़े दुख रहे थे। मैं खुद को आगे घसीटता रहा, बस जिंदा रहने की प्रवृत्ति के सहारे चलता रहा। बैन का चेहरा हर कदम पर मेरा पीछा कर रहा था। उसकी शांत मुस्कान मेरी यादों में जल सी गई थी। जब मैं रोरिंग ब्रुक पहुंचा, फिर से रात हो चुकी थी, जो पहले से भी ज्यादा गहरी और ठंडी थी। तभी अंधेरे में मुझे रेंजर स्टेशन दिखाई दिया। हल्की रोशनी में मेरे लिए वो गर्मी और जिंदगी की एक किरण थी। स्टेशन के दरवाजे से कुछ ही कदम दूर मेरे पैर जवाब दे गए और मैं बर्फ में ढेर हो गया। मेरा दिमाग अंधेरे में डूबता चला गया। जब मुझे होश आया, तेज फ्लोरेसेंट लाइट्स आंखों में चुभ रही थी। दूर दूर से आवाजें गूंज रही थी, घबराई हुई, चिंतित आवाजें। पार्क रेंजर्स मेरे चारों ओर खड़े थे। उनके चेहरे गंभीर थे। मेरे हाथ पैरों में दर्द फूट पड़ा, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने नीचे देखा और मैं सिहर गया। मेरी 2 उंगलियां ठंड से काली पड़ चुकी थी। फिर भी मैंने कमजोर सी आवाज में कहा, बैन अभी भी बाहर है। एक रेंजर ने धीरे से मेरा कंधा थामा। हम सर्च पार्टी भेज चुके हैं, तुम बस आराम करो। मैंने जोर से सर हिलाया। आप समझ नहीं रहे, कोई चीज हमारा पीछा कर रही थी और वो बैन को ले गई। वो जाते वक्त मुस्कुरा रहा था, ऐसे मुस्कुराया जैसे किसी ने उसे घर बुलाया हो। उस रेंजर ने बाकियों की ओर बेचैन नजरें डाली। कोई दिलासा नहीं, कोई तसल्ली नहीं, बस सख्त होंठ और डरी हुई आंखें थीं। कुछ दिन बाद अस्पताल के बिस्तर पर एक रेंजर चुपचाप मुझसे मिलने आया। उसने धीमी आवाज में कहा, हमें तुम्हारा दोस्त नहीं मिला, लेकिन चिमनी पॉन्ड के पास कुछ और मिला है। एक मरा हुआ हिरण जो सीधा खड़ा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुमने बताया था। फिर वो रुक गया। उसने आगे कहा, और भी निशान थे, बहुत बड़े, नंगे पैरों के, लेकिन इंसानी नहीं थे। वो अचानक खड़ा हुआ। तुम जानते हो, हर कुछ सर्दियों में वहां कोई ना कोई गायब हो जाता है। बिना वजह के निशान मिलते हैं, अंधेरे में फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। और ये बोलकर वो दरवाजे की तरफ निकल गया। फिर दरवाजे पर रुककर उसने एक बार मेरी तरफ देखा। तुम खुशकिस्मत हो, जो भी वहां शिकार करता है वो अक्सर लोगों को जाने नहीं देता। दरवाजा बंद होने के बाद भी उसके शब्द गूंजते रहे। मैंने अस्पताल की खिड़की के बाहर देखा। वो पहाड़ वहीं खड़ा था, एकदम खामोश, सब्र से भरा हुआ। उसकी गहरी बर्फ और परछाइयों के नीचे न जाने कितने राज छिपे हुए हैं। और ये सब सोचते हुए मैं बस उस पहाड़ को देखता रहा। अगली कहानी पर जाने से पहले मैं बस इतना कहना चाहता हूं, इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको मेरी नरेशन पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में अपने फीडबैक और सजेशंस भी ज़रूर दें। हाइप का बटन दिख रहा हो तो इस वीडियो को हाइप भी कर दें।
और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। इससे मुझे सच में बहुत मदद मिलती है। चलते हैं अगली कहानी की तरफ। हम सर्दियों के मौसम में एक ट्रिप पर निकले थे। जो, एमिली, रे और मैं, हम चारों कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। रे और मैं फिल्म स्टूडेंट्स थे और जो और एमिली हमारे स्कूल के दोस्त थे जो एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स थे। हम सब साथ बैठे कॉलेज की बातें कर रहे थे। तभी रे ने पूछा कि जो और एमिली के लिए कोई फिल्म रिलेटेड चीज़ क्या की जा सकती है। तभी पता चला कि उन्हें सर्दियों में वाइल्ड लाइफ पैटर्न्स और दूसरे बदलावों पर एक रिपोर्ट बनानी थी। रे हमेशा से कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था और ये एक साथ प्रोजेक्ट और छोटी सी ट्रिप दोनों के लिए परफेक्ट मौका लग रहा था। दोनों तरफ से इस आइडिया को तुरंत पसंद कर लिया गया। काफ़ी समय हो गया था जब हम सब ने साथ में टाइम बिताया था और कुछ अच्छा बनाया था। कनाडा में होने का मतलब था बर्फीला मौसम और वाइल्ड लाइफ, और वहाँ दोनों की कोई कमी नहीं थी। रे ने एक जगह ढूंढी थी जो एक नेटिव अमेरिकन रिजर्वेशन के पास थी। उसने बताया कि पिछली गर्मियों में जब वो वहाँ गया था तो वो जगह बहुत शानदार थी और उसने कुछ तस्वीरें भी ली थीं। उसके इंस्टाग्राम पर जो तस्वीरें मैंने देखी उनसे साफ था वो जगह वाकई खूबसूरत थी। रे एक एडवेंचर लविंग इंसान था, तो इससे साफ था कि वो ऐसी जगह ही चुनेगा जहां पहुंचना आसान नहीं होगा। हमने प्लान बनाया और उस जगह के लिए निकल पड़े। वो करीब 5 घंटे की ड्राइव थी। मुझे सुबह 5 बजे ही गाड़ी चलानी पड़ी ताकि समय पर पहुंच सके। हम 2 दिनों के लिए कैंपिंग का सामान और ज़रूरी सप्लाईज भी लेकर गए थे। हालांकि प्लान ये था कि ज़्यादातर शूटिंग एक ही दिन में कर लेंगे, लेकिन अगर किसी वजह से अच्छी फुटेज नहीं मिली तो वहीं रात गुजारने का सोचा था। रे को तो पूरा यकीन था कि ये सब बेकार है। उसका मानना था कि कुछ ही घंटों में हमें जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। लेकिन एमिली ने कैंपिंग सप्लाईज का आइडिया रखा और बहुमत उसके साथ था। हमारी ड्राइव काफ़ी स्मूथ रही। देहाती इलाका देखने में बहुत सुकून भरा था, लेकिन आगे चलकर जिस रोड से हमें जंगल के अंदर जाना था वो बंद थी। हम उस रास्ते पर आगे नहीं जा सकते थे। मेरी कार ऑफ रोड के लिए नहीं बनी थी, खासकर सर्दियों के ऑफ रोड के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। फिर भी रे के कहने पर हमने बर्फ से भरे ट्रेल पर गाड़ी चला दी। फिर हम एक खुले हिस्से में रुके जो मेन रोड के काफ़ी पास था, लेकिन जंगल के इतना अंदर था कि वहाँ कैंप किया जा सके। हमने डिसाइड किया कि वही हमारा कैंप एरिया होगा। हम सब ने गर्म कॉफ़ी पी और शूट की प्लानिंग की। सबसे पहले हम एक पहाड़ी पर जाकर एक छोटे झरने के पास से अच्छा एरियल व्यू लेने वाले थे। वहाँ से हमें उस पहाड़ का व्यू लेना था जो रिजर्वेशन के पास था। फिर हम कुछ वाइल्ड लाइफ को ढूंढने वाले थे और उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में फिल्माना था और ये दिखाना था कि बर्फ़ से भरी दुनिया में वो कैसे रिएक्ट करते हैं। जब हम पहाड़ी चढ़ते हुए जंगल के और अंदर गए तो मैंने नोटिस किया कि वहाँ नेटवर्क बहुत कमज़ोर था। लगभग कोई नेटवर्क नहीं था। मैंने ये बात ग्रुप को बता दी, लेकिन सबने इसे हल्के में लिया और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वहाँ जो झरना था वो बहुत शांत था। मेरा मन कर रहा था कि वहीं बैठकर सब कुछ महसूस करूं, लेकिन मुझे शूट भी करना था। रे ने अपना ड्रोन उड़ाया और ऊपर से बर्फीले जंगल के कमाल के शॉट्स लेने लगा। इस बीच मैंने झरने के शॉट्स लिए और एमिली और जो के रिपोर्टर स्टाइल वीडियोस भी शूट किए। एरियल शॉट्स खत्म करके हमने नदी के दूसरी तरफ जाने का फैसला किया। वहां पहुंचते ही हमने देखा एक जगह की बर्फ पर हर तरफ खून के छींटे थे। बर्फ ने उस लाल रंग को और ज्यादा डरावना बना दिया था। जो ने चारों तरफ देखा और पैटर्न को ध्यान से समझा। उसने अंदाजा लगाया कि शायद किसी शिकारी ने हिरन को फाड़ा होगा। उसने कहा यह नेचुरल है, लेकिन फिर भी वो नज़ारा मुझे बेचैन कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून का पूरा बैरल उठाकर बर्फ पर उड़ेल दिया हो।
एमिली ने कुछ पैरों के निशान दिखाए जो हिरन के 4 पैरों जैसे लग रहे थे। हमने उस जगह की तस्वीरें ली। हम सब ने आसपास की तलाशी भी की, लेकिन किसी और जानवर के निशान नहीं मिले। फिर हम जंगल के और अंदर गए, लेकिन हमें ज़्यादा वाइल्ड लाइफ दिखाई नहीं दी। इधर उधर बस छोटे छोटे जानवर दिखे, लेकिन कोई बड़ा जानवर नहीं दिखा। तभी अचानक चलते चलते जोरदार बर्फबारी शुरू हो गई। एमिली घबराकर चारों ओर देखने लगी। उसने कहा, तूफान आने वाला है। फिर जो और एमिली के बीच थोड़ी बहस हुई। जो ने माहौल शांत किया और वेदर रिपोर्ट चेक की। रिपोर्ट में कहीं भी तूफान की संभावना नहीं थी। रे और मैं चारों ओर देखने लगे और बर्फ और घनी होती जा रही थी। हमें समझ आ गया था कि अब अच्छी फुटेज मिलना मुश्किल है। रे ने कहा, कार के पास वापस चलो और वहीं इंतज़ार करते हैं। और उसकी इस बात को सब मान गए और हम लौटने लगे। कार के पास लौटते समय हमने एक उल्लू को पास से उड़ते देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें देख रहा हो या हमारा पीछा कर रहा हो। जैसे ही हम नदी पार करके उस तरफ पहुंचे जहां कार खड़ी थी, बर्फबारी लगभग थम गई थी और वो उल्लू भी गायब हो चुका था। लेकिन इस वक्त एमिली उलझन में थी और उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हम कार तक पहुंचे और मैंने फुटेज और शॉट्स चेक करने शुरू किए। जो और एमिली अब भी मौसम को लेकर बहस कर रहे थे, लेकिन अब एमिली गुस्से से ज़्यादा उलझन में थी। मैंने सबका ध्यान खींचा और कहा कि हमें यहीं कैंप करना चाहिए, क्योंकि अब तक जो फुटेज मिली थी वो लगभग कुछ भी नहीं थी। मेरी बात मानकर हम सब ने टेंट लगाना शुरू कर दिया। रे ने तय किया कि वो कार में ही रहेगा। कार की बैटरी से हमारे फ़ोन चार्ज हो सकते थे, लेकिन लैपटॉप चलाना मुमकिन नहीं था और इसी वजह से मेरे पास करने को कुछ खास नहीं था। तो मैं थोड़ी देर आसपास की जगह देखने निकल गया। मैंने अपना कैमरा भी साथ ले लिया, क्या पता कुछ दिलचस्प मिल जाए। जब मैं निकला तब तक रात के 9 बज चुके थे, लेकिन चांदनी इतनी थी कि रास्ता दिख रहा था और कुछ लो लाइट तस्वीरें भी ली जा सकती थी। फिर मैं उसी पहाड़ी की ओर गया जहां हम पहले थे। मेरी नज़र नदी के उस पार घूम रही थी, वहीं जहां हमने खून के छींटे देखे थे। उस जगह के बारे में कुछ था जो अब भी मुझे बेचैन कर रहा था। मैं ख्यालों में खोया हुआ यूं ही जंगल की तरफ देख रहा था और तभी मेरी नज़र किसी चीज़ पर पड़ी। मैंने एक लंबी आकृति को जंगल के अंदर तेजी से भागते हुए देखा। वो किसी साए जैसे आदमी की तरह लग रहा था और हैरान कर देने वाली तेजी से चला गया। उस जगह के पास पेड़ भी हिल रहे थे, इसलिए ये सिर्फ मेरा भ्रम नहीं हो सकता था। जैसे ही मैंने आंखें मिचमिचाकर जंगल की तरफ देखा, एक तीखी चीख सुनाई दी। वो चीख सुनकर मैं पूरी तरह चौंक गया। मेरे सर ने अपने आप पीछे की ओर झटका खाया। वो आवाज़ बहुत तेज और चुभने वाली थी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो आदमी का साया और वो चीख दोनों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा और तभी मैंने 2 बड़ी पीली आंखें मुझे घूरते हुए देखी। मेरा दिल एक पल को रुक सा गया। जब मैंने ढंग से देखा तो पता चला कि वो एक उल्लू था जो मेरे ठीक पीछे चट्टान पर बैठा था। मैंने डरते डरते उसे भगाया तो वो उड़ गया और उसके उड़ने का पैटर्न मुझे पहचान में आ गया। वो वही उल्लू था जो तूफान के दौरान हमारा पीछा कर रहा था। ये सब देखकर मैं सच में बुरी तरह डर गया था और तेजी से कैंप की तरफ लौट आया। कैंप पर पहुंचकर मैंने सबको बताया कि मैंने क्या देखा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कोई और जानवर होगा, कोई आदमी नहीं। और शायद वो सही थे। हो सकता है जंगल की परछाई पड़ी हो और मुझे ओवरलैप होती छाया दिखी हो। धीरे धीरे मेरा दिमाग शांत हो गया और मैं उस घटना को भूल सा गया। फिर हमने एक छोटा सा कैंप फायर जलाया जो सर्द हवाओं से जूझ रहा था। फिर भी वो हमें गर्म रखने के लिए काफ़ी था। अगले दिन हम लोग जल्दी निकल पड़े
ताकि दिन का पूरा फायदा उठा सकें। हम साथ में लकड़ियां और पानी भी ले गए ताकि दोपहर को खाने के लिए कैंप वापस न जाना पड़े। जो टीम को नदी के पार ले गया और फिर हम जंगल के और अंदर चले गए। उसने बताया कि उसने बीवर के चलने के निशान देखे हैं, इसलिए शायद हमें उनका कोई समूह मिल जाए। रास्ते में मैंने कुछ शॉट्स लिए और कुछ छोटे वीडियोस भी बनाई, लेकिन चलते चलते मैंने देखा कि कुछ पेड़ों पर निशान थे। मैंने ये बात सबको बताई। जब उन लोगों ने भी चारों ओर देखा तो हमें और भी निशान मिले। वो निशान लंबी लंबी खरोंचें थी जिनसे पेड़ों की काफी सारी छाल उखड़ गई थी। एमिली ने कहा, यह किसी भालू के किए हुए लगते हैं, लेकिन सर्दियों में तो भालू हाइबरनेशन में होते हैं, इसलिए ये बात जम नहीं रही थी। कल वाला वही बेचैन एहसास फिर से लौट आया था, और यही वो जगह थी जहां मैंने पिछली रात उस साए को भागते हुए देखा था। लेकिन ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि कल की बात को लेकर मुझे थोड़ा एम्बैरेस फील हो रहा था। हम और आगे बढ़े और आखिरकार हमें बीवर मिल गए। हमने मौके का पूरा फायदा उठाया और जितनी हो सकी उतनी फुटेज ली। जो ने सुझाव दिया कि हम और अंदर जाएं, जिसका एमिली ने विरोध किया। हम पहले ही जंगल के काफी अंदर आ चुके थे, लेकिन जो और रे ने आगे बढ़ने पर जोर दिया। कुछ और आगे चलने के बाद हमें एक मरी हुई लोमड़ी मिली। वहां का सीन भी बिल्कुल पहले जैसा था। बर्फ पर हर तरफ खून के छींटे थे। लोमड़ी को बुरी तरह फाड़ा गया था और उसका सर धड़ से अलग था। जॉ ने लोमड़ी को ध्यान से देखा और कहा कि यह किसी अनाड़ी शिकारी का काम है। ये बात कुछ हद तक समझ में आती थी। खून का पैटर्न और हर तरफ उसका फैला होना किसी नौसीखिए का काम लगता था। इससे पहले कि हम कुछ और चर्चा करते, हमने एक जोरदार तीखी चीख सुनी। हम सब वहीं जम गए और मैं उस आवाज को पहचान गया। वो वही आवाज थी जो मैंने कल सुनी थी। और तभी अचानक कहीं से तूफान लौट आया, जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया हो और तूफान शुरू हो गया हो। हम सब सिमटकर एक दूसरे के करीब आ गए। जॉ ने कहा, हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर कैंप तक वापस जाने की कोशिश करेंगे। हम एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए एक लाइन में चलने लगे और सबसे आगे जो था। मैं सबसे पीछे था और एमिली का हाथ पकड़े हुए था। मुझे एक अजीब सा डर लग रहा था, इसलिए मैं बार बार पीछे देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि पीछे क्या मिलेगा, लेकिन मेरी अंदरूनी आवाज कह रही थी, सावधान रहो। धीरे धीरे चलते चलते हमने वही चीख कई बार सुनी और अब वो पास आ रही थी, इसलिए हमने अपने कदम तेज कर दिए। तूफान घना होता जा रहा था और दिखना लगभग बंद हो गया था। मैं एमिली के आगे किसी को भी साफ नहीं देख पा रहा था। आवाजें भी दब सी गई थी। जो कुछ निर्देश दे रहा था, लेकिन मुझे मुश्किल से कुछ सुनाई दे रहा था। अब मेरे हाथ भी सुन्न होने लगे थे। एमिली का हाथ भी मुश्किल से महसूस हो रहा था। तभी मैंने झुककर आगे की तरफ देखा। जो कुछ करने से पहले चारों तरफ देख रहा था, और तभी मुझे समझ आ गया कि हम रास्ता भटक चुके थे। हम सब रुक गए और एक दूसरे से सट गए। जॉ ने फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क न होने से निराश हो गया। हम सबके फोन ऐसे ही थे, और जो ऑफलाइन मैप डाउनलोड किया था वो भी किसी काम का नहीं था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हम हैं कहाँ। अचानक हमारी एक तरफ से आवाज आई। एक हिरन अचानक हमारे सामने आया और सीधा हमसे टकरा गया। वो सीधा रे से टकराया और हम सब जमीन पर गिर पड़े। फिर मैं किसी तरह खड़ा हुआ और तभी समझ आया कि मैं अकेला था। मैंने बाकियों को आवाज दी, लेकिन तूफान इतना तेज था कि बस किसी दिशा से हल्की सी बुदबुदाहट सुनाई दी। मैं उन आवाज़ों की तरफ चलने लगा, लेकिन फिर एहसास हुआ कि मैं पहले से भी ज़्यादा भटक गया हूँ।
चलते चलते मेरे पैर किसी चीज से टकराए। मैंने नीचे देखा और मेरी रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। वो वही हिरन था जो हमसे टकराया था, लेकिन अब वो मरा हुआ था। उसका सर धड़ से अलग था और शरीर आधा खाया जा चुका था। मेरा शरीर सिर्फ ठंड से नहीं जकड़ा था, बल्कि डर से भी अकड़ गया था। मैंने पूरा इलाका देखा और मुझे उसी उल्लू की बड़ी पीली आंखें दिखी, लेकिन इस बार मैंने पेड़ों की लाइन के पीछे से एक जोड़ी और चमकती पीली आंखें देखी। पेड़ों की लाइन मुश्किल से दिख रही थी और वो चमकती आंखें धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि वो आंखें उल्लू से काफी ऊपर थीं। और तभी मुझे इंसान जैसी लेकिन बहुत लंबी आकृति दिखी। फिर उस आकृति ने एक जंगली चीख निकाली और मेरी तरफ झपटा। मैं ऐसे चीखा जैसे मेरा गला फट जाएगा और मैं एक तरफ कूद गया। फिर किसी तरह मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ और जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ने लगा। हवा इतनी तेज थी जैसे कोई मुझे पीछे खींच रहा हो, लेकिन मैं पूरी जान लगाकर भागता रहा। फिर जिधर मैं भाग रहा था उसी दिशा से एक चीख सुनाई दी, और वो चीख एमिली जैसी लग रही थी। बर्फ में आखिरकार मुझे एमिली मिल गई। वो जमीन पर थी और उठने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे उठाया और देखा कि वो रो रही थी और किसी चीज की ओर इशारा कर रही थी। मैंने धीरे धीरे उस तरफ देखा जहां वो इशारा कर रही थी, और फिर जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी सांसें रुक गईं। वहां एक लंबी आकृति झुकी हुई थी। वो पीली सी और सड़ी गली लग रही थी। उसके हाथ बहुत लंबे थे और नुकीले पंजों पर खत्म हो रहे थे। हमने देखा वो एक हिरन को पंजों से दबाए हुए था और सर झुकाकर उस हिरन को काट रहा था। वो नज़ारा देखकर हम दोनों पत्थर से जम गए। तभी अचानक वो प्राणी रुक गया और हमारी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा बहुत भयानक था। उसकी चमकती पीली आंखें सीधे हमें घूर रही थी। उसका मुंह ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके होंठ चबा दिए हों। उसके तेज दांत कांटों की तरह बाहर निकले हुए थे। अब मैं उस आकृति को साफ देख पा रहा था। वो जितना भयानक दिखता था उससे उतनी ही बदबू भी आ रही थी। फिर उसने हिरन का एक और टुकड़ा काटा और उसी पल एमिली ने मुझे धक्का दिया और हम भागने लगे। कुछ देर बाद हम एक पेड़ के पीछे छिप गए। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी सांस फूल गई और मेरे पैर कांपने लगे। दूर कहीं से अब भी उस प्राणी की चीखें सुनाई दे रही थी। एमिली सदमे में थी। वो बस उसी दिशा में देख रही थी जहां से हम आए थे। मैंने चारों तरफ देखा और समझ गया ये वही जगह थी जहां हम पहले आए थे, जहां बीवर थे। मैंने देखा अब वहां कोई बीवर जिंदा नहीं था। उनके पास का पानी लाल रंग से भर चुका था। उनके छोटे छोटे शरीर फटे हुए थे और उनके अंग अलग किए गए थे। हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और दुआ करते रहे कि वो जीव हमें ना देख पाए। थोड़ा आगे चलकर हमें नदी मिल गई तो हम उसे पहाड़ी की ओर फॉलो करते गए और दूसरी तरफ पार करके कैंप की ओर लौटे। किस्मत से अब तूफान थम गया था। हम कैंप पहुंचे, लेकिन वहां सब कुछ तबाह था। टेंट फटे हुए थे और हमारा सारा सामान हर तरफ बिखरा पड़ा था। रे और जो का कोई निशान नहीं था। हमने कार की तरफ देखा, उस पर एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। वहां जो कुछ हुआ था उसकी कोई व्याख्या नहीं थी। मैं वापस पहाड़ी की ओर दौड़ा और जो और रे को ढूंढने लगा। तभी मुझे पास से एक चीख सुनाई दी और मैंने रे को पहाड़ी की ओर दौड़ते हुए देखा। मैंने जंगल के दूसरी तरफ देखा और वहां एक लंबा सा प्राणी दिखा, वही जिसे एमिली और मैंने पहले देखा था। लेकिन इस बार वो दूसरी दिशा में देख रहा था, जिस तरफ से रे भाग रहा था। ध्यान से देखने पर मुझे समझ आया रे अकेला नहीं था, वो किसी से भाग रहा था।
वो एक और ऐसे ही प्राणी से भाग रहा था। मेरा पूरा शरीर ढह आ गया, मेरी सारी ताकत खत्म हो गई। अचानक वो प्राणी रुक गया और सीधा खड़ा हो गया और रे को घूरने लगा। रे अब पहाड़ी चढ़ रहा था और मेरी तरफ आ रहा था। जब रे मेरे पास पहुंचा तो हमें देखकर वो दोनों प्राणी एक दूसरे को देखने लगे। रे के चेहरे पर जगह जगह फ्रॉस्ट बाइट था। एक पल सोचे बिना हम वापस कैंप की ओर दौड़ने लगे और तभी हमें जो दिखा वो बुरी तरह हाँफ रहा था। उसने बताया कि वो अलग हो गया था और एक प्राणी उसका पीछा कर रहा था। हम चारों दौड़कर कार के पास पहुंचे और कार के ऊपर से पेड़ हटाने की बहुत कोशिश की और काफ़ी मेहनत के बाद हम सफल हो गए। कार स्टार्ट हो रही थी, इसलिए हमने छत को ऊपर उठाया और सबके बैठने की जगह बनाई। हम लोग बिना किसी सामान के वहां से निकल गए और पूरे रास्ते कोई कुछ नहीं बोला। सबसे पास के शहर पहुंचते ही हम सीधे लोकल अधिकारियों के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने हम पर भरोसा ही नहीं किया। उन्होंने जांच के लिए एक टीम जरूर भेजी और हम सब घर लौट आए। हम में से किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उस टीम को वहां क्या मिला। हम में से किसी ने भी उस घटना का जिक्र फिर कभी नहीं किया। ये पहली बार है जब मैं किसी को ये कहानी सुना रहा हूं, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो को भी ज़रूर देखना। मुझे पूरा यकीन है आपको ये कहानी भी बहुत डरावनी लगेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।